जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीबीएसई 12th फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले उसका ए पार्ट जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एचएससी बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आईएससी के लिए बहुत से वीडियोस बनाए हैं। 10th आईसीएसई के लिए बहुत से वीडियोस बनाए। इवन 10th सीबीएसई के लिए भी साइंस में फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसका हमने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट है आप लोग चैनल के थ्रू वो वीडियोस को आप लोग मैक्सिमम जहां हो सकता है वहां शेयर आप लोग कर सकते हैं। और मैं सीबीएसई वाला पार्ट जो है वो स्पेशली स्टार्ट कर रहा हूं अभी। और आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा, बिकॉज मेरा जो टीचिंग है वो कंसेप्चुअल है। तो कंसेप्ट्स के ऊपर मेरा फोकस सबसे ज़्यादा होगा। चीज़ों को आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, इतना आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वी विल सी फॉर द फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें, एज हमने ऑलरेडी बताया कि चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, दो वर्ड से। कौन कौन सा? इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, चार्जेस। और स्टैटिक वर्ड जो है, स्टैटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो डेफिनेशन पार्ट जो है हम यहीं से बना सकते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? सिंपली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest। चार्जेस एट रेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics, branch of physics in which we study, in which we study about charges at rest। ये डेफिनेशन हो गया। फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। हम बात कर रहे हैं चार्जेस की। व्हाट वी आर टॉकिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस। अब सबसे पहले तो चार्जेस क्या है? अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो पर्सन है, दैट साइंटिस्ट इज द बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने चार्जेस के बारे में बताया था। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो पतंग के सहारे, काइट के थ्रू, एक कॉपर का स्ट्रिप काइट के थ्रू उसने उड़ाया था। एंड देयर वाज द लाइटनिंग एंड थंडरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो कॉपर स्ट्रिप मिला दैट वाज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो चार्ज के बारे में जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया वो किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस? अब हम सेकेंड टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस?
electric charge is the basic physical property of material due to which it can experience electrical force of attraction or repulsion. तो as we know कि चार्जेस हैं क्या एक्चुअली, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मैं थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बारे में हमें क्या पता है कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड एज वी अप्लाइड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बट फ्लो नहीं हो रहा है, ये कंडक्टर है. As I said कि inside the conductor there are the free electrons but electron does not move. Electron कब move करेगा? When we will apply the source of potential difference, and potential difference की वजह से charges will start to flow. और ये जो इलेक्ट्रॉन है that is the collectively called as the charges. तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे. तो अगर सिर्फ चार्ज के डेफिनेशन के बारे में हमें बात करना हो तो व्हाट आर द चार्जेस? चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. अच्छा ये भी आपने पढ़ा है कि बेसिक पता है कि अगर दो चार्जेस हैं, इफ देयर आर द टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन. रिपेल करेंगे एक दूसरे को. अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो भी उनमें क्या होगा? रिपल्सन. एंड इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव there will be force of attraction. So these all are the properties of the charges. So properties of electric charges, here we have those all the points. Just we can see properties of electric charge. First is there are two type of charges, namely कौन से? Positive and negative. Positive charges and negative charges. And again as I said, अभी हमने बताया कि like charges रिपेल टू ईच अदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा. नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा. दैट इज द लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. एंड अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होगा? देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वही लिखा है लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट. ये हो गया प्रॉपर्टी. अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. एंड चार्जेस आर एडिटिव. अच्छा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए फिजिक्स में आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए. ये पूरा टर्म का खेला है. अगर आपके टर्म्स क्लियर हो रहे हैं, हर एक टर्म आपको पता है, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. तो एज आई एम टेलिंग कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not require direction, which having only magnitude, that is the scalar quantity. And charges are additive. Additive means what? They can be added. Additive means they can be added. Like अगर मैं ये बोलूं कि एक चार्ज जो है Q1 वो 5 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो जो नेट चार्ज मिलेगा Q net I will say वो क्या होगा? 5 - 2 that is 3 माइक्रोकूलम. तो इट हैव द एडिटिव नेचर, राइट. हमने क्या किया? एडिशन किया है, बट एक का साइन नेगेटिव है इसलिए वो पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इट इज द एडिटिव इन नेचर. तो चार्जेस आर एडिटिव. नेक्स्ट पॉइंट है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है कि चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइज मतलब कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर के फॉर्म में रहेंगे, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अगर चार्जेस फ्रैक्शन में होंगे तो हम उन्हें क्वार्क्स बोलते हैं, QUARKS, क्वार्क्स। एंड हमने क्या बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की चार्जेस ऑलवेज विल बी द चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो charges are quantized means they always will be integral multiple of basic value of charge, that is electron। इसीलिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है Q is equals to Ne। तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? Q will be equals to Ne। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, N and E। N is the number of electron and E is the charge on electron। N is the number of electron and E is the charge on electron। And next and last point है charges are conserved। charges are conserved means like आपने पढ़ा है कि law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, it can be only converted from one form to another form। एक alternate statement पढ़ा है कि total energy of an isolated system always be conserved or remains constant। तो यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या हो सकता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व और रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा ही कुछ पॉइंट है यहाँ पे, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ये जो भी नोट्स है यहाँ पे, जो भी मैंने कुछ लिखा है, आप लोगों को ये नोट्स आपके जो वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इसका लिंक आपको दिया गया रहेगा, जहां से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और ये क्वांटाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा था अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में Q is equals to Ne। यहाँ पे टर्म मस्ट बी क्लियर। Q क्या है? Q is the charge, total charge I can say, and N is the number of electrons, and E is the charge on each electron, charge on each इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जो E है इसका वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम। एंड इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में जो E है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यूजुअली हम हमेशा क्या लिखते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन अराइज करता हूं कि अभी हमने बताया अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q is प्लस माइनस Ne। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, सो नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ electrons in 1 coulomb of charge। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया है 1 कूलम। सो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो
हमें क्या दिया है, चार्ज। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1 कूलम, राइट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी कैलकुलेट, मींस n इज टू बी कैलकुलेट। हम स्मॉल n रिप्रेजेंट करें या कैपिटल N, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। मैं स्मॉल n कर देता हूं यहाँ पे कि हमें स्मॉल n फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल n। मैं यहाँ से स्मॉल n निकालता हूँ। Small n is to be find out, or charge on electron is given as 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो हमें क्या चाहिए, number of electron। तो we know the formula since Q is equals to Ne, n हमें find out करना है, so n will be Q by E, and Q का value 1 coulomb है upon E, charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19। तो ये 19 ऊपर जाएगा तो 10 raised to 18 हो जाएगा, which can be written as 10 into 10 raised to 19 ऊपर गया, minus 19 तो plus 19 हो गया, plus 19 को 10 into 10 raised to 18 लिख सकते हैं, upon 1.6। 1 upon 10 upon 1.6 will be 100 by 16, which will be 6.25 into 10 raised to 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिल गए, 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन विल बी इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है कि चार्जेस ऑलवेज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ कोर्स, एंड एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 इंटू 10 रेज टू 18, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एज हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्या क्या है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, and like charges repel to each other, unlike charges attract to each other. Charges are scalar, charges are additive, they can be added, additive means they can be added, and charges are quantized. Charges are quantized means what, they always will be integral multiple of electrons. That is the basic property, that is the charge on electron, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा होगा। एंड चार्जेस आर कंजर्व्ड, मींस चार्जेस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जैसे एनर्जी का था ना, वैसा ही चार्ज का है, ठीक है। सो दिस पार्ट वी हैव फिनिश्ड, एंड आफ्टर दिस वन वी हैव द टर्म, ओके, मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो ये पार्ट आप लोग जितना प्रैक्टिकल वे समझेंगे उतना बेहतर होगा। तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल द कंसेप्ट्स। यहाँ सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टूड इट बाय प्रैक्टिकल वे, या प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, so this part will be very easy। तो as we can say, यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज आइदर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते कैसे, या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो गेन करे। बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स एनी बॉडी कैन बी चार्ज्ड, चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे तीन मेथड है। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये ऑफ कोर्स इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। व्हाट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आई कैन से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके, yes, we are talking about charging by friction।
तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका बेस्ट वे आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट करके देख सकते हैं कि लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, और जब ये क्लोरीन आयन बनाता है नेगेटिव तो हम लिखते हैं 288 बाय गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? बाय, सॉरी मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन ने क्या बनाया, नेगेटिव आयन बनाया ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जो लूज करेगा वो पॉजिटिव होगा। और उसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं सोडियम एटम का। सोडियम एटम के बारे में पता है, Na, that is 281, and it forms sodium ion by losing 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 28 हो गया ना, राइट? तो इट फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स द नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा है, बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव एंड बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायन एनायन वाला ही कंसेप्ट है, केमिस्ट्री से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है rubbing glass rod with silk, glass get positive and silk gets negative charge। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि जब लाइटनिंग होता है तो ड्यूरिंग दैट वन इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ना आसमान से, ड्यूरिंग while two clouds are going to collide with each other, due to friction electricity generates, that is called lightning। और वो lightning में भी क्या हो रहा है, charges generate हो रहे हैं due to friction between the clouds। understood? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। और इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग सब लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि एक बॉल पेन लेके हम अपने ड्राई हेयर पे ऐसे रब करते हैं, और बिट ऑफ पेपर, स्मॉल बिट ऑफ पेपर जस्ट वी प्लेस, एंड ये रब किया हुआ बॉल पेन इमीडिएटली पेपर के पास लेके जाते हैं तो पेपर बिट्स आर गोइंग टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पेन। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं, एटलीस्ट 1 or 2 एग्जांपल्स यू पीपल हैव टू रिमेंबर कि रबिंग ग्लास रॉड विद सिल्क, ग्लास रॉड को हम किससे रब कर रहे हैं, सिल्क से, तो ग्लास गेट पॉजिटिव एंड सिल्क गेट्स नेगेटिव चार्ज। सिल्क पे नेगेटिव हो जाता है और ग्लास पे पॉजिटिव हो जाता है। तो वापस क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव हो गया और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव हो गया। Another example is here, rubbing plastic on fur. Fur is cat skin actually. Plastic on fur, while they rub, plastic gets negative charge and fur gets positive charge. So this is the charging by friction. Examples आप लोग को याद रखना है, at least 1 or 2 examples definitely you people have to remember. Next method is method of charging is the charging by conduction। अच्छा, दो टर्म्स है, मैं पहले दोनों में फर्क बता दूं उसके बाद में आगे सिखाऊंगा। एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में एक्चुअल में फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और इंडक्शन में there is no direct physical contact, no direct physical contact. This is the difference between conduction and induction। फिर से बता रहा हूँ, कंडक्शन क्या है, जिसमें दो बॉडीज फिजिकली डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दैट इज कंडक्शन। और इंडक्शन में डायरेक्टली दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, दैट इज इंडक्शन।
तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया और इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, राइट। और इसको हम बॉडी से टच करा रहे हैं, तो इसके चार्जेस जो है रॉड पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ देख रहे हैं आप डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है, तो इसके चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड ये न्यूट्रल बॉडी विल गेट चार्ज्ड बॉडी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट न्यूट्रल बॉडी को किससे, एक चार्ज बॉडी से हमने डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट कराया, तो चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एंड न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड कंडक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, ऑलरेडी हमने बताया कि व्हेन टू बॉडीज आर इन नॉट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, बस एक को दूसरे के पास लाके रखेंगे तो दूसरा बॉडी चार्ज हो जाता है। कैसे, इसका एग्जांपल है कि ये न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी, इसके पास में हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, सो दैट इज द न्यूट्रल बॉडी। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास हम क्या लेके आए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए। अच्छा, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसके पास लेके आए। तो न्यूट्रल बॉडी में हमने बताया जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसके पास लेके आए तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी में दोनों है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए और दूसरे साइड क्या हुए, पॉजिटिव डेवलप हो गए। और हमने बताया न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव साइड है इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया या अर्थिंग कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्जेस विल बी सेंड टू अर्थ और ये बॉडी के ऊपर क्या बच गए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और जब ये अर्थ के अंदर सेंड हो गए पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो बचे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली, तो ये बॉडी क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप लोग सोच के बताओ क्या करोगे। ये न्यूट्रल बॉडी है, यहां अभी पॉजिटिव चार्ज लाया था, अब लाएंगे हम नेगेटिव चार्ज वाली कोई बॉडी। नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी यहां लाएंगे तो इस साइड डेवलप हो जाएगा, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ डेवलप हो गए। और हमें जो भी, अगर मान लो नेगेटिव को, हालांकि पॉजिटिव को ही हमें अर्थिंग करना रहता है हमेशा, तो पॉजिटिव को अर्थ कर दिया तो फिर से नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। एनी हाउ जस्ट वी कैन डू, राइट। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा किसका, आई होप आप लोग को समझ में आया अबाउट द व्हाट electrification, that is method of charging body, right? Method of charging body is three methods are there. One is charging by friction, जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में when one charged body is physically in contact with another body। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं बट नॉट फिजिकली, दूर होते हैं, नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट। अंडरस्टूड। तो ये मेथड हो गया हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अनदर वे डेफिनेटली मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्जेस. मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, डिटेक्ट द चार्जेस. इट डजंट मेजर द चार्ज. चार्ज को मेजर नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि चार्ज है बॉडी के अंदर. ठीक है, तो इट डिटेक्ट द चार्जेस. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ है एक्चुअली, लेड नहीं है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लीफ है ये. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is a simple apparatus या device we can say which is used to detect the presence of electric charge on the body. right? अब इसका ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, ये मेटल डिस्क है. मेटल डिस्क, यहाँ पे ये दो गोल्ड लीफ्स हैं, ये गोल्ड लीफ और ये गोल्ड लीफ, और पूरे सिस्टम को एक ग्लास जार में रखा गया है. ये ग्लास जार है, ठीक है, दिस इज द ग्लास जार. ये ग्लास जार है, ये मेटल डिस्क है. टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर. ये मेटल रॉड है और ये गोल्ड फॉइल्स हैं या गोल्ड लीफ है. राइट, गोल्ड लीव्स. तो काम कैसे करते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं. यहाँ एक और पॉइंट है डेफिनेशन के अलावा, जस्ट मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हेन द चार्ज बॉडी. अच्छा ठीक है, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, पहले मैं बता देता हूं. अगर मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं, मान लेते हैं हम वो चार्ज बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज. और जैसे हम इसके पास टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एंटर कर गए इसके अंदर. इस लीफ में भी पॉजिटिव चार्ज गए, इस लीफ में भी पॉजिटिव चार्ज गए. पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है. तो ये लीव्स जो पहले ऐसे थी, रिपल्सन की वजह से ये ऐसे हो गई, इधर इधर, दे गेट सेपरेटेड, इधर और ये इधर. तो व्हेन दे गेट सेपरेटेड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई चार्ज इनके अंदर इंटर किया, तो ये जो बॉडी है हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज्ड बॉडी है. कैसे आइडेंटिफाई किया? और ये केस हो सकता है अगर हम नेगेटिव बॉडी लेके आए ना इसके अंदर, तो भी रिपल्सन होगा, बिकॉज ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा. अंडरस्टूड? तो जब भी गोल्ड लीफ स्प्रेड हो गई ना, तो हम बोलेंगे कि जो भी इसके कांटेक्ट में हमने यहाँ पे रखा बॉडी, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. ओके, तो प्रोबेबली दैट स्टेटमेंट का मीनिंग वही है कि व्हेन द चार्ज्ड बॉडी टचेस मेटल डिस्क, द चार्ज follows to the gold foil. The foil repel each other and they diverge. Repel to each other and they diverge. दूर दूर हो जाते हैं. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. Degree of divergence. अगर ज्यादा डाइवर्ज हो गए तो हम बोलेंगे ज्यादा चार्ज है, कम डाइवर्ज हुए तो कम चार्ज है. Concentration of charges we can decide from there. तो आई होप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट आपने पूरी तरह समझा. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव, यस, कूलम्स लॉ. बहुत अच्छा कंसेप्ट है कूलम्स लॉ का. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं. आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है. मैं थोड़ा सा एक बार वो बताने के बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, कि अगर दो मासेस हैं, इफ देयर आर द टू मासेस, ये दो मासेस हैं, एक मास कैपिटल एम है, एक मास स्मॉल एम है, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस आर है, तो हमें एक चीज पता है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. देखिए हमने दोनों मासेस का प्रोडक्ट किया, and that force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये दोनों मासेस जितना ज्यादा दूर होंगे फोर्स उतना कम होगा.
ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, वी आर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम बाई आर स्क्वायर. Now as we will remove proportionality sign, we will get F is equals to G m by r square. Here G, capital G is the universal gravitational constant, right? So ये पार्ट हमने पढ़ा है किसमें? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है पूरा फॉर्मूला. और स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने बताया कि आइदर force of attraction between two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely मतलब 1 upon, inversely proportional to square of the distance between their centers, right? ये स्टेटमेंट है. अब ये तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट? अब इससे रिजेंबल एक सिमिलर टर्म यहां पे है कि मान लो हम दो मासेस के जगह दो चार्जेस हमारे पास है और हम दोनों चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं बाय अ डिस्टेंस r. तो हमने क्या ले लिया, एक चार्ज हमारा q1 है, दूसरा q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, अच्छा अब एक चीज ये है कि हमें नहीं पता कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, वेदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, और वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, दैट्स वी डोंट नो. हमें चार्जेस के नेचर के बारे में नहीं पता. तो हो सकता है अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, अगर एक दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है. तो both the things are there. So we can say either force of attraction or repulsion between two charges. Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है. तो स्टेटमेंट हमारा बन सकता है कि क्या बन सकता है स्टेटमेंट? either force of attraction or repulsion between two charges, force, that force, either force of attraction or repulsion between two charges q1 and q2 is directly proportional to the product of magnitude of the charges के magnitude and inversely proportional, inversely है मतलब 1 upon, inversely proportional to the square of the distance between them, right? अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो वी विल गेट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. LHS इनके F हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. एंड एज वी विल रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो हम लोग कोई कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट को हम लोग कभी कभी k लिखते हैं, बट आई विल राइट फुल, पूरा का पूरा मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो वी विल गेट देयरफॉर f, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, देन वी विल राइट सम कांस्टेंट f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. और यहां पे ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज कांस्टेंट, राइट? यहां पे टर्म एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस क्या है? वैक्यूम है. और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के. ये जो एप्सिलॉन है इट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अच्छा, एक
और वर्ड में क्लियर करना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? नाम से ही क्लियर है, विच परमिट्स, विच अलाउ, विच परमिट्स और विच अलाउ। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आप एज्यूम करो कि दो चार्जेस हैं, उनको हमने एयर में रखा, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा ना वो अलग होगा। और वही दोनों चार्जेस को अगर हमने वाटर के अंदर रख दिया, वाटर अलग मीडियम हो गया, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा, राइट? या वही दोनों चार्जेस को हम लोग किसी और मीडियम में डाल दें, लाइक ऑयल में डाल दें, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस विल बी डिफरेंट। तो ये जो ऑयल है, वाटर है या एयर है, ये जो मीडियम्स हैं, दे अलाउ द force between them, and that is called the permittivity of the medium या permittivity of the free space. That special word permittivity, which permits, which allow the force in the medium. And value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to minus 12, right? ये इसका वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, फोर्स नीचे चला जाएगा, कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट विल बी दिस वन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज द यूनिट, आप लोग याद रखिएगा, यूनिट है इसका, ठीक है। अब एक और टर्म हम लोग डिस्कस कर ले यहां से कि व्हाट इज के, dielectric constant. K is called the dielectric constant. K is the dielectric constant, and the value of K will be epsilon by epsilon naught. देखिए ना, epsilon naught नीचे लेके चले आए गए, तो K will be epsilon by epsilon naught. It is called the dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या दिस इज आल्सो नोन एज द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट यहां मैंने पढ़ा नहीं, बट एक बार फिर से बता दूं कि अगर दो चार्जेस, इफ देयर आर द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस आर, देन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, either force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement, right? और ये उसका फार्मूला हो गया। अभी 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है, एंड वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू है इट इज 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू रिमेंबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 9 into 10⁻⁹ डायरेक्टली, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12, दिस वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। सो दिस इज द कूलम्स लॉ। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, कूलम्स लॉ में ना कभी कभी हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ता है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कि लेट Q1 and Q2 be the two charges which are separated by a finite distance, or let F be the force of attraction or repulsion between the charges. Therefore, according to statement, that force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges
and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, उससे पहले यहाँ पे कुछ और टर्म्स है। वन कूलम, हाउ विल डिफाइन द वन कूलम? वन कूलम चार्ज क्या होगा, कब होगा? अभी हमने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, राइट? Q1 Q2, if they are separated by a distance of r, और ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ा इसका, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। F का फार्मूला पढ़ा, F इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ एक कंडीशन लिख दूं कि Q1, if I am writing Q1 is equals to Q2 is equals to Q1 is equals to Q2 and R is equals to 1 मीटर, और इसको मैं 1 कूलम कर देता हूँ। एक मिनट, आई हैव टू चेंज एवरीथिंग। इफ Q1 is equals to Q2 is equals to 1 कूलम and R becomes 1 मीटर, तो हमें पता है ऑलरेडी फार्मूला, सिंस F is 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 1, Q1 is 1 कूलम, Q2 is also 1 कूलम, right? Upon 1 square, because distance is also 1 meter. So F in this case, F will be 9 into 10⁹ न्यूटन। तो अब इसी चीज को मैं यहां से लेके यहां चलता हूं, राइट? मैं बोलूंगा, हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि अगर दो चार्जेस है, इफ देयर आर द टू चार्जेस विच आर ऑफ 1 कूलम and if they are separated by a distance of 1 meter, then they experience a force of 9 into 10⁹ न्यूटन। अब मैं इसी चीज को उल्टा बोल रहा हूं कि if two charges which are equal in magnitude are separated by a distance of 1 meter, and if they experience a force of 9 into 10⁹ Newton, then the charges are said to be 1 coulomb. Understood? The same thing is here, कि a charge is said to be 1 coulomb if it is placed at distance of 1 meter, that is R is 1 meter, and charges are said to be 1 coulomb from another similar and equal charges in vacuum experiences a force of 9 into 10⁹ Newton. That I have already explained. Okay, so simply when two equal and similar charges are placed at a distance of 1 meter, and if they experience a force of 9 into 10⁹ Newton, then the charges are said to be 1 coulomb. Okay, now next part is dielectric constant और relative permittivity. ये already मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था अभी पहले कि since दो terms हैं, एक epsilon है, it is the permittivity of medium, permittivity of free space, permittivity of medium, it is medium, and epsilon naught is the
permittivity of free space. So epsilon is equals to epsilon naught times of k. So k becomes epsilon by epsilon naught, and k is called the dielectric constant. What is k? Dielectric constant or relative permittivity. So epsilon r, or simply epsilon naught, is actually it is k. This is itself is k. Epsilon of medium upon epsilon naught, that is the permittivity of medium upon permittivity of free space. So it is defined as, it may be defined as the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the free space or vacuum. That is the dielectric constant. Okay, so this part is, and dielectric constant have no unit at all. इसका कोई यूनिट नहीं होता. सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कुलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म, आप डायग्राम पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं. एक चार्ज हमारा Q1 है, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, एंड ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिया हमने. विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो ये जो चार्ज Q1 है इसका डिस्टेंस इज R1 एंड Q2 जो चार्ज है उसका डिस्टेंस इज R2, राइट. तो ये डिस्टेंस हमारा R1 है, ये डिस्टेंस R2 है. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है Q1 एंड Q2, वो हमारा क्या होगा? एक तो ये चीज हो गई. अगर मैं इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू देखूं तो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जरा ध्यान से देखिएगा. एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है और तीसरा वेक्टर R है. तो ऑफ कोर्स इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल बी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. ये आइडेंटिफिकेशन है कि दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स विच आर इन सेम ऑर्डर, उसके अपोजिट ऑर्डर वाला हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होता है. तो यहाँ एज पर दैट वी कैन से, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में हो गए तो ये अपोजिट ऑर्डर है. तो आई कैन से वेक्टर R2 इस पार्ट के लिए, वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12. इसको मैंने क्या ले लिया? R12. अंडरस्टूड. तो वेक्टर R12 अगर हमें चाहिए, वेक्टर R12, तो इट विल बी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. गेट इट? एंड दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. इसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. अब और भी यहाँ पे चीजें हम देख लें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है तो दो फोर्सेस लगेंगे. इसको हम लोग रीड करने वाले हैं F12. F12 क्या फोर्स क्या है? फोर्स ऑन चार्ज, सॉरी इट इज, हाँ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. और इधर का फोर्स F21 होगा, गलती हो गई है यहाँ पे, F21. और ये F12 है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. तो मैं यहाँ पे जो मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ. आई होप डायग्राम पार्ट आप लोगों ने समझा है, बिकॉज आगे का पार्ट यहाँ से समझाना ज़्यादा आसान रहेगा. तो आई विल सी. हाँ, ये F21 हो गया, राइट, F21. अब हम लोग देखें एक और चीज है, ये समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए, तभी वेक्टर वाला पार्ट समझ में आएगा. अनदर वे इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो एक और चीज हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज मैग्नीट्यूड, सॉरी
यूनिट वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इन तीनों में क्या रिलेशन है? हमें पता है कि किसी वेक्टर को, यानी वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए, इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर, राइट? तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना हुआ, यूनिट वेक्टर ए निकालना हुआ, तो इट विल बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये बेसिक्स हैं, अगर ये पता रहेगा देन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म will be very easy for us. Now we can start with that one. तो यहाँ पे मुझे दो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट नाउ आई विल राइट कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. Okay. First, I will write force on charge Q1 due to Q2. ये क्या होगा? This will be F12. F12 ये क्या होगा? F12 हमें जो बेसिक फोर्स का फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो पता है ना? इसके भी हाफ पे लिखते हैं तो चार्जेस वगैरह तो वही है, तो इट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना है इसका? R12, राइट? R12 स्क्वायर इनटू, अभी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन इज R12, ये डायरेक्शन है। और फिर से अभी मैंने समझाया था वो पार्ट में फिर से लिखना पसंद करूंगा कि मैंने जो लिखा था, मैंने लिखा था यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट? मैग्नीट्यूड को हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख दें। सो F12 it will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 का क्यूब इनटू, या मैं इसको अभी हटा देता हूँ, R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इसका क्या होगा? R12 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड R12, राइट? तो ये R12 स्क्वायर और ये R12 क्या हो जाएगा? R12 क्यूब। सो F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 it will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, राइट? ये हमें मिल गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली ये हमने F12 निकाला, सिमिलरली F21 क्या होगा? F21 just I can write similarly F21, similarly F21 that is force on charge Q2 due to Q1। मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या आएगा? F21 we want to write ना, तो इसका डायरेक्शन जो है R21 क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर R12, राइट? अब एक चीज और देख लें हम लोग, बेसिकली हमने क्या समझा है? हमने समझा है
कि ये पार्ट एक वेक्टर है, ट्राई टू अंडरस्टूड, ओके, ये पार्ट एक वेक्टर है एंड दिस पार्ट इज अ वेक्टर। बाकी सब तो मैग्नीट्यूड में सेम है ना, r12 r21 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन मैग्नीट्यूड r12 इज इक्वल्स टू r21 इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो यही डिस्टेंस है ना, राइट तो इन मैग्नीट्यूड दे आर सेम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर है बट वेक्टर इन अपोजिट साइड है, ये r12 है और ये r21 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, ओके, r21, ओके, r21, तो r12 और r21 दोनों में क्या डिफरेंस है, r12 जो है, r12 वो इधर लगेगा और r21 इधर लगेगा, तो दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, राइट वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, just we can add another page. So I can say from equation 1 and 2, what will get, r12 is equals to minus of r21, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो दे आर द नेगेटिव वेक्टर्स। यहाँ चाहिए तो रीजन में आप डाल दो नेगेटिव वेक्टर्स। सो देयरफॉर f12 is equals to minus of f21, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, इंस्टेड ऑफ दैट एवरीथिंग विल बी सेम। अंडरस्टूड? So this is the what part? This is the Coulomb's law in vector form. I hope आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आता है, वीडियो में सब कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। आई नो कि वीडियो मेरा थोड़ा सा लेंदी होता है, जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वीडियोस थोड़े लेंदी होते हैं, बट सिंस आई टीच कंसेप्चुअली, तो और मुझे पूरा लिखना पसंद है, इट्स नॉट कि जस्ट बहुत थोड़ा थोड़ा, कंसेप्ट सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आ गया तो न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स, डेरिवेशन, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। तो हम लोग इजी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा भले से टाइम कंज्यूमिंग है, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन बिगनिंग, बट डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस वन थिंग कि मैं आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। सो चलते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट वी हैव, ओके, force on a charge due to multiple charges. फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो आप लोग बहुत पहले से 11th स्टैंडर्ड से ही ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें से एक और ऑलरेडी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे ऐड होगा, राइट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वही कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक चार्ज है दैट इज Q नॉट, and this charge is surrounded by number of charges Q1, Q2, Q3 up to Qn, which are at distances R1, R2, R3 up to Rn, right? Yes or no? तो आप यहाँ पे देखिए, फोर्स का ऑलरेडी हमने पढ़ा है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस चाहिए एंड दोनों के बीच का सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें तो एक चार्ज हमारा Q0 है, दूसरा Q1 है, इनके बीच का डिस्टेंस R1 है। दूसरा सिस्टम एक चार्ज Q0 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस इज R2। तीसरा सिस्टम ऑफ चार्ज एक है Q0, दूसरा है Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस इज R3। सिमिलर वे Qn, Q0 और इनके बीच का डिस्टेंस Rn है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं कि फोर्स दो चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज Q0 एंड Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल द चार्जेस, हमने एक साथ कर दिया ऑल द चार्जेस मतलब ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन। तो इट विल बी F0 is equals to F1, F2, F3 up to Fn। F1 ये हो गया इनके बीच में F1, इनके बीच में F2, इनके बीच में F3, इनके बीच में Fn। तो F1 का देखें हम लोग तो चार्जेस क्या आएंगे Q0 और Q1। तो F0 इज, अच्छा मैंने F0 नहीं लिखा, F1 लिख दिया इसको। F0 इज इक्वल्स टू, हाँ F1 बराबर है। F1 क्या होगा, F1 विल बी 1/4πε0 Q1 इंटू Q0 बाई R1 स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1 इंटू Q0 राइट अपॉन R1 स्क्वायर इंटू डायरेक्शन हमने दे दिया R1, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ना तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया राइट। F2 क्या लिख देंगे आप बताओ, इन दोनों के बीच में एक चार्ज Q0 है, दूसरा Q2 है, तो 1/4πε0 Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस, सिमिलरली आगे हम लिख सकते हैं, बता दीजिए आप लोग क्या होगा, 1/F3 के लिए 4πε0 Q3 Q0 बाई R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस लास्टली क्या होगा, प्लस अप टू, चलो यहीं पे लिख देता हूँ लास्ट वाला, 1/4πε0, एक चार्ज Qn है, दूसरा Q0 है, तो Q0 Qn बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप राइट। तो अब हमें क्या करना है, सब में कॉमन क्या है वो पार्ट देख लें, 1/4πε0, 1/4πε0 सब में है और Q0 सब में है राइट, Q0 सब में, तो ये पार्ट हम बाहर ले लें। सो इट कैन बी रिटन एज Q0 बाई 4πε0, ब्रैकेट में क्या बचा Q1 R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस नेक्स्ट क्या बचा Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस अप टू Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज F0 राइट। तो इट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको फर्दर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इन दिस फॉर्मेट, F0 is equals to 1/4πε0 I is equals to 1 to n Qi by Ri square into Ri cap। in this format also we can write, या फिर हम यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो आई होप आप लोग को
फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का कंसेप्ट पूरी तरह समझा है। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव, अच्छा इसी का एक अल्टरनेट फॉर्मेट है, पैरेललोग्राम लॉ वी कैन अप्लाई। पैरेललोग्राम लॉ में अगर दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो नेट या रिजल्टेंट फोर्स है, राइट, अगर दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल हमें दिया है तो लॉ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी हमें पता है, ये हमने सिर्फ बताया आप लोगों को, ये अलग से पढ़ना नहीं है। तो F नेट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट। और यहां से tan अल्फा देखें, इसको पूरा ऐसे करके, ये tan अल्फा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस आल्सो बिकम्स थीटा, तो tan अल्फा क्या हो गया हमारा F2 sin अल्फा। ये देखिए F2 है ना, F2 है ये वाला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है, तो F2 को रिजॉल्व किया तो ये कंपोनेंट आ गया हमारा F2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। तो tan अल्फा की बात करें तो tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन अल्फा, ये है ना, तो tan अल्फा, सॉरी ये थीटा है, tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट F2 sin थीटा है अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक F1 प्लस F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा, राइट। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो बी रेडी फॉर दिस। सो नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जितना अब तक हमने पढ़ाया फोर्स वाला पार्ट इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है, तो फोर्स वाले पार्ट तक के लिए जो भी है वो हम लोग यहाँ से दो तीन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, कि सपोज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन and an electron differ slightly. One of them is minus E, another is E plus delta E. So I can say Q1 is equals to minus E and Q2 is E plus delta E. ये टर्म हमें दिया। If the net of the electrostatic and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than apart is zero, force, ठीक है, then delta E is what order, हमें ये बताना है कि डेल्टा ई कौन से ऑर्डर का होगा, और मास ऑफ हाइड्रोजन हमें ऑलरेडी दिया है। तो मैं इनका दोनों का जो टोटल चार्ज है वो निकाल लूं, तो Q नेट क्या मिलेगा मुझे, Q नेट विल बी Q1 प्लस Q2, एडिटिव नेचर आपने पढ़ा है ना, तो इट विल बी माइनस ई प्लस ई प्लस डेल्टा ई, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो Q नेट जो है वो मुझे मिल गया डेल्टा ई, Q नेट, राइट, Q नेट मिल गया टोटल चार्ज। अब यहाँ पे हमें बोला है कि इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, तो हमें दिया है कि Fe प्लस Fg इज इक्वल्स टू जीरो, राइट, ये कंडीशन दिया है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो आई कैन से तभी जीरो होगा जब इन दोनों का सम, तभी जीरो होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, यस। तो आई कैन से एट इक्विलिब्रियम Fe इज इक्वल्स टू Fg
और Fe का जो फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर तो यहाँ पे डी दिया है तो डी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू जी एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों चार्जेस दिए है ना, एम ई m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो m1 इंटू एम ई बाई डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, इसका ऑर्डर हमें पता है कि इट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू हमें क्या निकालना है कि देन डेल्टा ई इज ऑफ व्हाट ऑर्डर, इसका हमें डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना है, तो नेट चार्ज हमने डेल्टा ई निकाल लिया है, इज इक्वल्स टू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू mass of electron is 9.1 into 10⁻27 kg, राइट, हाँ -27 kg, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो दो बार है, राइट, तो डेल्टा ई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इट विल बी डेल्टा ई क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद डेल्टा ई का ऑर्डर हमें 10 टर्म में जो कुछ मिलेगा दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो ये अप्रोच है इस सम को सॉल्व करने का, ये ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। अगला एक सिमिलर सम है दिस वन कि 5 पॉइंट चार्जेस each of charge plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side x। साइड हमें कितना दिया है रेगुलर हेक्सागन का, ये हेक्सागन हमने बना दिया जिसके 6 साइड है रेगुलर हेक्सागन, और हर एक का जो साइड है वो दिया हमें कितना x, साइड x है, और चार्ज कितने हैं q है, कितने 5 पॉइंट चार्जेस, 6 नहीं है 5 पॉइंट चार्जेस, तो 5 हम लोग रख देते हैं यहाँ पे प्लस q, यहाँ पे प्लस q, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज माइनस q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ये सेंटर ऑफ द हेक्सागन है, यहाँ पे एक चार्ज माइनस q रख दिया, तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। और फिर से मैं बता दूं कि फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो रिमेंबर इट कि फोर्स के फार्मूले के लिए दो चार्जेस होने चाहिए और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे चार्ज एक माइनस क्यू है एंड दिस इज प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसको हमने नाम दे दिया F3। यहाँ वापस माइनस, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसलिए ऐसा डायरेक्शन हमने दिया है, वापस से माइनस क्यू चार्ज है एंड प्लस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स होगा, इसको नाम दे दिया F4, और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, वापस से फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये हो गया F1, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F2 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है F5, राइट। तो अब ध्यान से एक एक पेयर देखना है हमें, ये वाला पार्ट अगर हम पूरा लें तो इधर का फोर्स इज F2 इस डायरेक्शन में, इधर का F5, तो F2 एंड F5 कैंसल टू ईच अदर, F2 F5 cancel to each other,
ये दोनों फोर्सेस देखें तो F4 एंड F1 ये वापस से डायरेक्शन अपोजिट है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे कैंसल टू ईच अदर। तो F1 F4 कैंसल टू ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो हमने ये डिसाइड कर लिया F1 F4 और F2 F5 ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट? मतलब चार फोर्सेस कैंसिल हो गए। अब मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पे बता देता हूँ। एक ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, राइट? तो बचा क्या? इन दोनों के बीच में एक फोर्स F3 बचा है और F3 बचा है, राइट? F3 बचा है और बाकी कुछ नहीं बचा है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये तो कैंसिल हो गए, अब एक फोर्स बचा हमारा इन दोनों के बीच में, राइट? और एक फोर्स, हाँ सिर्फ वही बचा है। तो ओके, और ये हेक्सागन है तो इसका जो साइड है ये भी हेक्सागन है, तो इक्विलेटरल बन गया, तो ये भी साइड हमारे क्या हो गए? x हो गए, ये डिस्टेंस x हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि F3 जो है, F3 ध्यान रहे, F3 ये हमारा -Q और F3 वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये +Q है और फोर्स इज F3 और F3 के बीच का जो डिस्टेंस है ये पूरा पार्ट x है। तो यही फोर्स सिर्फ बचा है, तो रिजल्टेंट फोर्स या F नेट ये मिल गया हमारा F3 और F3 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q + Q अपॉन x स्क्वायर, राइट? तो F नेट हमें क्या मिल गया? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, या ये F नेट हो गया। दिस बिकम द फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप ये सब भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स। किसका? कूलम्स फोर्स वर्सेस 1/r square, where r is the distance between the two charges, each pair of charges a के चार्जेस दिए हैं एंड b के चार्जेस दिए हैं, ठीक है? तो हमें पता है FA अगर मैं फाइंड आउट करूं, FA, तो FA विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो Q1 ए के लिए हम लोग देखें तो चार्ज हमारा 1 माइक्रोकूलम है इंटू 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, राइट? अपॉन आर, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये तो हमें डायरेक्टली दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑफ कोर्स ये इंडिकेट करता है ना कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो मतलब उनके बीच का डिस्टेंस इज r। वी विल सी दिस वन। तो ये अल्टीमेटली मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम इंटू 2 कूलम, तो माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻⁶, तो -6 -12 हो गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर, ये FA मिल गया। अभी सिमिलरली हम FB निकालें, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये पहले से ही मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, Q1 हमें 1 माइक्रोकूलम दिया है मतलब 10⁻⁻6 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस से ये भी माइनस में आया और ये आ गया 3
इंटू 10⁻⁻12 अपॉन r²। अब सवाल यही है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन 1/r² एंड f में, ये f का एक्सिस है, y एक्सिस, और 1/r² है। तो एज वी कैन से कि ए और बी में अगर हम लोग देखें तो कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स बड़ा है, यहाँ 3 है तो ये बड़ा है, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो जिसका फोर्स बड़ा है उसका जो स्लोप है वो ज्यादा आएगा, तो एफ बी इसके लिए ऊपर लिया है। आई होप समझ में आया। ये मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, राइट? तो मैग्नीट्यूड तभी बड़ा होगा जब स्लोप ज्यादा होगा, राइट? सॉरी, स्लोप आई कैन से, हाँ, एंगल स्लोप का ज्यादा होगा, तो ये स्लोप का एंगल ज्यादा है, इस स्लोप का एंगल कम है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को समझ में आया। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो एक वापस सम है। सपोज 3 equal charges each of Q are placed at 3 vertices of a equilateral triangle। तो सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ABC आई कैन से, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टाइसेस पे चार्जेस है, दैट इज प्लस क्यू, राइट? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पे एक चार्ज हमने प्लस क्यू प्लेस किया है, राइट? यस, इतना पार्ट क्लियर है। और हमें दिया है कि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके ये जो सेंट्रॉइड है पॉइंट ना, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 3 फोर्सेस हमें मिल रहे हैं। F1 is the force between charge plus Q and this Q, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से, राइट? बट दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन सा फोर्स आया, रिपल्सिव, तो इसका डायरेक्शन क्या है, F1 बाहर की तरफ, राइट? सेम वे ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू है, अगेन रिपल्सिव फोर्स इज देयर, तो F3 हमारा इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से F3 मिल गया, राइट? अब हम बात करें अबाउट दिस पार्ट, ये चार्ज प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, इसका फोर्स इधर मिला, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 फोर्सेस मिल रहे हैं, F1, F2 एंड F3 all are repulsive forces, F1, F2, F3 all are repulsive forces। अब हम ऐसे देखें कि ये, अच्छा, और तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आई कैन से इन मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल रहा है, F1 is equals to F2 is equals to F3 in magnitude, I am talking magnitude is 1/4 pi epsilon naught Q into Q by distance is ए ओ, जो भी हम लोग ले लें ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब में कॉमन है, वो डिस्टेंस को मैं आर ले लूँ या जो भी ले लूँ, तो मैग्नीट्यूड में मुझे सारे फोर्सेस सेम मिल रहे हैं, तो मुझे ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगा, तो आई हैव रिटन के मैग्नीट्यूड में सभी फोर्सेस सेम है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ F, दैट विल बी बेटर फॉर अस। लेकिन अब एक चीज और हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स, ये अगर मैं बोलूं कि F1 और F2 के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऐसे होगा, और इसको हम पैरेललोग्राम बना लें, राइट? तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 हो गया, राइट? तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला Fr बिटवीन फोर्सेस F1 एंड F2, वो कैसा मिला, F1 एंड F2
के बीच का रिजल्टेंट फोर्स दैट विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला है। बट थीटा कितना मिल चुका है हमें? थीटा 120 मिल चुका है, तो थीटा बिकम्स 120 डिग्री। सो यहाँ हम बता रहे हैं ऑलरेडी कि सारे फोर्सेस सेम है, तो इसको मैं रखता हूँ एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ। ठीक है, ये कॉस 120 का वैल्यू है, तो ये माइनस एफ 2f स्क्वायर माइनस एफ इंटू एफ स्क्वायर, राइट। तो ये ऑलरेडी आ गया एफ स्क्वायर, तो एफ आर जो रिजल्टेंट है वो हमें मिल गया रूट ऑफ एफ स्क्वायर विच बिकम्स एफ। तो रिजल्टेंट फोर्स भी एफ मिल गया, राइट। रिजल्टेंट फोर्स भी क्या मिल गया? एफ मिल गया। तो मतलब ये भी हमारा एफ हो गया और ये भी एफ है, ये भी एफ है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। एक का ऐसा है और दूसरे का ऐसा है, क्योंकि F3 भी F ही है ना। ये इन दोनों का रिजल्टेंट भी F मिला और ये F3 भी F है, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो ऑल रिजल्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल द फोर्सेस आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर, द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू विल कैंसल द थर्ड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो कि ये मिला, ये थर्ड फोर्स F3 को कैंसिल करता है बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट, राइट। सो नेट फोर्स क्या होगा? therefore net force F net, I will say it will be 0। तो इसका आंसर फुल्ली क्या आ गया हमारा? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस, आप इसको एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा बिकॉज जेई या नीट लेवल के सम्स भी इस पे बेस्ड आते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगा? वो सेम होगा एज द वेक्टर्स, राइट। कि अगर F1 दो फोर्सेस हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट भी F के बराबर होगा, R विल बी इक्वल्स टू F। अंडरस्टूड? तो ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आगे। तो मैंने आज इस लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स वाला जो पार्ट है वो हमने ख़त्म किया। आई होप आप लोग को सब कुछ पूरा एंटायर कंसेप्ट समझ में आया। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट वन। थैंक यू वेरी मच।